Now, Bismillah Rahman Rahim. Now, start a new chapter, chapter number 2, which is vector and equilibrium. In this chapter, we will discuss about vector representation of vector and the properties which we deal in vectors. After that, we deal with equilibrium, condition of equilibrium, and the application which is based on equilibrium. Now, वेक्टर्स व्हाट आर द वेक्टर्स। इसको हम स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरह से कि इससे पहले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, और फिजिकल क्वांटिटीज आपने पढ़ा था कि दो नेचर की होती हैं। एक नेचर बेस नेचर, यानी कि वो क्वांटिटीज जो किसी भी और क्वांटिटी से मिलकर नहीं बनी, ये एलिमेंट्री क्वांटिटीज हैं जिनको आप बेस क्वांटिटीज का नाम देते हैं। दूसरा आपके पास क्वांटिटीज थी ड्राइव क्वांटिटीज, जो कि बनी थी बेस क्वांटिटीज को मिलाकर, यानी कि इन ड्राइव क्वांटिटीज के अंदर कुछ बेसिक क्वांटिटीज कुछ बेस क्वांटिटीज थी जिनको कंबाइन करके आपने एक न्यू क्वांटिटी को जनरेट किया था जो कि ड्राइव क्वांटिटी कहलाई थी। अब हम जब बात करते हैं वेक्टर्स की, तो हम कहते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज की दो टाइप्स हैं, ठीक है। और इन दो टाइप्स को चाहे वो बेस क्वांटिटी हो या ड्राइव क्वांटिटी हो, उसे दो रीजंस की बुनियाद पर अलग किया गया। वो दो रीजंस हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी कि आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी तो उसमें ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि उसके अंदर मैग्नीट्यूड क्या है और उसकी डायरेक्शन है या नहीं है। मिसाल के तौर पे आप किसी जगह जाते हैं, किसी बुक स्टोर पे जाते हैं, वहाँ जाके कहते हैं कि मुझे कुछ बुक्स प्रोवाइड कर दें, या कुछ बुक्स सही नहीं है वो दे दीजिए। तो आपने कभी भी उस दुकानदार को या शॉपकीपर को कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे वो बुक मशरक़ की तरफ से दें, यानी कि ईस्ट की जानिब से दें, या वेस्ट की जानिब से दें, या अपर साइड से दें, या लोअर साइड से दें। आपने हमेशा ये कहा कि मुझे कुछ बुक्स चाहिए, कुछ बुक रिक्वायर्ड हैं जो मेरी क्लास के अंदर मैं यूज़ कर सकूं, वो आप दे दीजिए। वो आपको वो बुक्स प्रोवाइड कर देता है। अब कुछ बुक्स के लिए जब आप कहते हैं मुझे कुछ बुक्स रिक्वायर्ड हैं, तो वो उसके लिए लाजमी तौर पे समझने के लिए अपने लिए वो ये कहता है कि हाउ मच बुक्स यू रिक्वायर्ड, यानी कितनी बुक्स, यानी कितनी नंबर ऑफ बुक्स आपको रिक्वायर्ड हैं, 1 2 3 4, यानी कि मैग्नीट्यूड के ज़रिए से उस पूरी क्वांटिटी की मीनिंग को समझना, ये एक फिजिकल क्वांटिटी को जाहिर कर रहा है। दूसरी तरफ अगर आप किसी ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ से आपको एक डायरेक्शन के अंदर मूव करना है, और वहाँ पे आप इंतज़ार कर रहे हैं किसी बस का, किसी वैगन का, वहाँ के कोई आपका दोस्त है, वो आके आपके पास रुक जाता है और कहता है कि मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ। जैसे आप उसकी गाड़ी में बैठते हैं तो वो आपसे पूछता है किस सिम्त जाना है, यानी किस तरफ जाना है, किस डायरेक्शन में आपको जाना है। आप उसको बताते हैं कि मुझे फला जगह जाना है, मुझे फला जगह जाना है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। उस डिस्टेंस का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है, यानी कि वो लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ नंबर है, जितने नंबर को क्रॉस करके आप वहाँ तक जाएंगे। और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उस डिस्टेंस या उस डिस्प्लेसमेंट की कुछ ना कुछ डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन को आपने कवर करना है। यानी कि आप अगर उसकी गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी में बैठने के बाद आप उससे कहते हैं कि मुझे कॉलेज की तरफ जाना है, तो कॉलेज की तरफ जाने का मतलब ये है कि आप उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बता रहे हैं जिस डायरेक्शन में उसको मूव करना है। तो इन दोनों खास रीजंस की वजह से फिजिकल क्वांटिटीज को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, और उन दो टाइप्स को नाम दिया गया स्केलर एंड वेक्टर्स। स्केलर से हम यहाँ डील नहीं करेंगे, हम डील करेंगे टोटली वेक्टर्स से कि वेक्टर्स क्या हैं और वो किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, या उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। उन तमाम चीज़ों को हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। Now, according to the definition of vectors, vector are those physical quantities which have magnitude as well as its direction। यानी कि ऐसी क्वांटिटीज जो कि मैग्नीट्यूड भी रखती हो प्लस उनकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी हो, ऐसी क्वांटिटीज को, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम वेक्टर का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टॉर्क, मोमेंटम, वेट एंड एक्सेट्रा। ये तमाम की तमाम एग्जाम्पल हैं वेक्टर क्वांटिटीज की, यानी कि तमाम की तमाम वेक्टर क्वांटिटीज हैं, क्योंकि इनको समझने के लिए
या इनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास दो चीज़ें लाजमी होना ज़रूरी हैं। एक तो इनका मैग्नीट्यूड, कि उनके वो नंबर्स जिससे आप उसकी स्ट्रेंथ को शो कर सकें, और दूसरा डायरेक्शन, जिससे आप बता सकें कि ये फिजिकल क्वांटिटी किस डायरेक्शन के अंदर जा रही है या इसकी क्या डायरेक्शन मौजूद है। वेक्टर्स को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक सिंबॉलिकली और एक ग्राफिकली। सिंबॉलिकली आप किसी भी जगह पे अगर वेक्टर्स को राइट करना है तो उसका क्या तरीक़ेकार है, और दूसरा आपके पास ग्राफिकली, कि अगर आप ग्राफ पेपर पे उसको बना के बताना चाहते हैं कि ये डायरेक्शन है, ये मैग्नीट्यूड है, तो इस तरह से वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। नाउ symbolic representation, it is represented by bold-faced letters such as A, D, and R. It can also be represented by arrow-like a arrowhead. यानी कि हम कह सकते हैं कि सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर आप लिख रहे हैं किसी जगह पे वेक्टर क्वांटिटी को, तो वेक्टर क्वांटिटी को लिखने का तरीक़ेकार ये है कि हम बोल्ड फेसेस या बोल्ड लेटर से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन राइटिंग, या हम किसी भी वेरिएबल या किसी भी अल्फ़ाबेट को यूज़ करके उसके ऊपर एक एरो बना के ये बात जाहिर कर सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास एक वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन की जा रही है। दूसरा तरीक़ेकार है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर दो चीज़ें देखी जाती हैं कि आपके पास किसी भी ग्राफ में एक लाइन ड्रॉ की जाती है विद अ एरो हेड। ये लाइन इसकी लेंथ शो कर रही होती है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर को। फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर की लाइन को या 5 किलोमीटर के डिस्प्लेसमेंट को आपने 5 सेंटीमीटर की लाइन से जाहिर किया। वो जो 5 सेंटीमीटर है वो बेसिकली शो कर रहा है 5 किलोमीटर, और जिस डायरेक्शन में आप मूव करके गए, फॉर एग्जांपल टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, उस डायरेक्शन के अंदर उसको बना दिया जाएगा उस एरो को, और वो शो करेगा कि आपका वेक्टर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जहाँ पे जिस तरह से आपको दिखाया गया है कि आपके पास एक एरो हेड के साथ एक लाइन मौजूद है। लाइन का जो एरो है वो लाइन की डायरेक्शन यानी उस वेक्टर की डायरेक्शन को शो कर रहा है, और लाइन की जो लेंथ है वो इस वेक्टर जो भी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। Vector representation, for example, a student have 100 meter from school towards east. Graphically, it can be represented as let 1 centimeter represent 10 meter, यानी हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के लिए 10 मीटर को 1 सेंटीमीटर के अंदर लिख लेते हैं, क्योंकि अगर हम 100 मीटर की लाइन ड्रॉ करने लगे तो हमारे पास वो जगह छोटी पड़ जाएगी। तो इस लिहाज से यहाँ हम कन्वर्जन कर लेते हैं, और वो कन्वर्जन हम कुछ इस तरह से करते हैं कि 10 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। नाउ स्टार्टिंग पॉइंट आपके सामने O मौजूद है, एंड पॉइंट A मौजूद है। उस 10 मीटर की लाइन को हमने 1 सेंटीमीटर के लिहाज से 10 सेंटीमीटर की लाइन में डिवाइड किया, ठीक है, और उस डायरेक्शन के अंदर क्योंकि वो ईस्ट की तरफ मूव करके गया है, ईस्ट की डायरेक्शन में हमने उसको ड्रॉ किया, यानी कि लेंथ ऑफ द लाइन शो द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, या उस डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है जो कि वो स्टूडेंट ट्रेवल कर रहा है 100 मीटर का। और एरो का जो हेड बना हुआ है, लाइन के ऊपर जो एरो हेड मौजूद है, वो शो कर रहा है कि वो स्टूडेंट ईस्ट की तरफ मूव करके गया है। Now rectangular coordinate system or Cartesian coordinate system. The set of two or three mutual perpendicular lines intersecting at a point is called rectangular coordinate system. The lines are called coordinate axes. यानी कि coordinate system basically आपके पास किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो ग्राफिकल मैप हम यूज करते हैं, हम उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे अभी आपके सामने मौजूद है यहाँ पे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये बेसिकली आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को शो कर रहा है कि आपके पास यहाँ पर चार डायरेक्शन मौजूद हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, और वेक्टर, कोई भी वेक्टर या कोई भी बॉडी जो है वो इन चार डायरेक्शन या इन चारों डायरेक्शन के दरमियान में जो डायरेक्शंस मौजूद हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट,
इनके दरमियान ही उसकी मूवमेंट होगी। हम जब भी कोई वेक्टर ड्रॉ करेंगे हम लाजमी तौर पे इस नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का सहारा लेना पड़ेगा। हम कह सकते हैं कि हम उसको यूज करके उस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। याद रखिएगा रिप्रेजेंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास 3 डायमेंशनल भी हो सकता है और 2 डायमेंशनल भी हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की। इफ द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइंस देन इट इज कॉल्ड डायमेंशनल 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम जिसमें 2 परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो रही हैं, मिसाल के तौर पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, या वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, या एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, ये दो लाइंस यानी 2 डायमेंशंस को शो करेंगी। तो ये डायमेंशंस के लिहाज से हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम देते हैं। दूसरी तरफ आपके पास आ जाता है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आपके पास यहाँ पे जिस तरह से दिखाया गया है कि x, y एंड z, इन 3 डायमेंशंस को हम नाम देते हैं 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। x, y और z यानी कि x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। इससे पहले डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एंड प्लान, यानी कि हम उस 2 डायमेंशनल वेक्टर के अंदर या 2 डायमेंशनल जो आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें किस तरह से किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन कैसे बना सकते हैं, वो आपको दिखाया गया है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एंगल which which the vector makes with positive x axis in anti clockwise direction। अगर आप यहाँ देखें कि आपके पास x और y के दरमियान एक वेक्टर ड्रॉ किया गया है विद सम एंगल। ठीक है, इस वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है वो उन दोनों एक्सिस के कोऑर्डिनेट उन दोनों एक्सिस या उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के सेंटर पे, यानी जिस जगह पे आप कह सकते हैं कि जीरो वैल्यू है, ठीक है, उस ओरिजिन के ऊपर मौजूद है। ओरिजिन भी नाम दिया जाता है इसको। और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जो कि एक्स और वाई के दरमियान मौजूद है, उस दरमियान इस वेक्टर को ड्रॉ किया गया है। यानी कि रिप्रेजेंट इस वेक्टर की जो मूवमेंट है वो एक्स और वाई के दरमियान मौजूद है। ठीक है, और ये एक्स और वाई के दरमियान जो इसकी मूवमेंट है वो मूव कर रही है फ्रॉम एक्स टू वाई, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एडिशन ऑफ वेक्टर। क्योंकि हम जब बात करते हैं स्केलर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की, तो स्केलर क्वांटिटीज बेसिकली नॉर्मली आपके पास मैग्नीट्यूड्स हैं, ओनली नंबर्स हैं। ठीक है, आप उनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड तमाम चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं वेक्टर्स की, तो वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड जो है वो इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता जितनी आसानी से आप स्केलर क्वांटिटीज को ऊपर ये स्केलर क्वांटिटीज को ये तमाम रूल्स स्केलर क्वांटिटीज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सो इसी वजह से वेक्टर्स को ऐड करने के दो तरीके बनाए गए, एक ग्राफिकल मेथड और एक एनालिटिकल मेथड। यानी कि वेक्टर्स को ग्राफिकली किसी भी जगह पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर आप, तो वहाँ किस तरह से ऐड किया जा सकता है, और दूसरा उसको एनालिटिकल मेथड यानी उसको इन फार्मूलाज और बाय यूजिंग द फार्मूलाज आप किस तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल मेथड फॉर वेक्टर एडिशन। हम किस तरह से ग्राफिकली और ज्योमेट्रिकली वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। इसमें जो सबसे बेसिक रूल है आपके पास, जो आपने इससे पहले ही पढ़ा होगा, और वो रूल है हेड टू टेल रूल। हम क्या करते हैं कि किसी भी दो वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर्स के हेड और टेल को कंबाइन करते हैं। एक वेक्टर के हेड को कंबाइन किया जाता है सेकंड वेक्टर की टेल से, और सेकंड वेक्टर के हेड को कंबाइन किया जाता है थर्ड वेक्टर की टेल से। इस तरह से जितने भी वेक्टर्स आपके पास मौजूद हैं उन तमाम के हेड और टेल को कंबाइन किया जाता है। बट इन लास्ट जहां हमें रिजल्टेंट वेक्टर रिक्वायर्ड है, यानी कि तमाम वेक्टर्स का जो रिजल्ट है वो जहां पर आपके पास आएगा, उसके लिए हम हेड को हेड से यानी और टेल को टेल से ज्वाइन करेंगे। यानी कि अगर आप यहाँ देखें r इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का हेड और टेल के जरिए से ज्वाइन किया गया। ए का हेड ज्वाइन किया गया बी की टेल से,
ठीक है। बट बी के पास जब हमने रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ किया तो हमने देखा कि रिजल्टेंट वेक्टर जो कि यहाँ पे रेड लाइन से शो किया जा रहा है, उस रेड लाइन से जो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर शो किया गया है, उस रिजल्टेंट वेक्टर का जो टेल है वो ए वेक्टर की टेल से, और हेड जो है वो बी वेक्टर के हेड से ज्वाइन किया गया, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर का हेड आपके पास लास्ट वेक्टर के हेड से, और रिजल्टेंट वेक्टर की टेल आपके पास फर्स्ट वेक्टर की टेल से ज्वाइन की जाएगी। तो इस तरह की एडिशन को हम हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन का नाम देते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल मेथड फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर, इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। To find resultant, join the tail of the first vector to head of the last vector and put an arrow on this line pointing away from the origin. Label this vector as R, means resultant vector. Resultant vector is a single vector which has effect equal to the combine of the given vector. To determine the magnitude of R, measure the length of R and convert it according to selected scale. And in last, to determine the direction of R, measure the angle of R with respect to x axis or x direction in anti-clockwise sense. यानी कि आपके पास यहाँ पे बताया गया है कि वेक्टर किस तरह से रिजल्टेंट वेक्टर को हम ये कहते हैं हासिल कर सकते हैं, या रिजल्टेंट वेक्टर को किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है ग्राफिकली। उसके बाद रिजल्टेंट वेक्टर को किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है कि आप रिजल्टेंट वेक्टर आर को उसकी लेंथ को मेजर करते हैं और फिर उसको चेंज कर देते हैं अपने कन्वर्टेड स्केल के अंदर। दूसरा, आपको अगर रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो आपने एंगल ड्रॉ करना है या एंगल मेजर करना है थ्रू एक्स एक्सिस, के एक्स एक्सिस के साथ उसका क्या एंगल बन रहा है। उसी एंगल को हम जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट करवा रहे होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि उस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। यहाँ आपके पास एग्जाम्पल मौजूद है रिजल्टेंट वेक्टर की या एडिशन वेक्टर की, जो कि शो की गई है, आपके बुक से ली गई है ये एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल 2.1 मौजूद है। इफ टू फोर्सेस F1 and F2 as shown in the figure are acting on a block, find the magnitude as well as direction of their resultant. एक ब्लॉक है, उसके ऊपर F1 और F2 दो फोर्सेस हैं जो दो डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर अप्लाई की जा रही हैं। आप रिजल्टेंट ऑफ दैट वेक्टर ऑफ दैट फोर्सेस और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है। तो यहाँ अगर आप देखें तो 15 न्यूटन की फोर्स एक्स एक्सिस के अंदर मूव कर रही है, अप्लाई हो रही है उस ब्लॉक के ऊपर। 10 न्यूटन की फोर्स एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान उसके ऊपर अप्लाई की जा रही है। इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हमने दोनों वेक्टर्स को ज्वाइन किया, F1 और F2 को, बाय द रूल ऑफ हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास जो रिजल्टेंट आया, उस रिजल्टेंट को हमने यहाँ पे R से शो किया। उस रिजल्टेंट की हमने वैल्यू या फिर उसको कैलकुलेट किया, या हमने उसको हम कह सकते हैं मेजर किया, तो आपके पास 4.8 सेंटीमीटर्स की वैल्यू आई। Thus, according to the proposed scale, magnitude of the resultant is 24 न्यूटन। जो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आई है, उसका जो हमने स्केल प्रपोज किया था, उस स्केल के मुताबिक वो आपके पास 24 न्यूटन आ गया। In order to find the direction, with the help of protractor, measure the angle of R with x-axis from the scale diagram, which is about 19.9 degree or approximately 20 degree. Now, addition of vector, commutative property of vector addition. Consider two vectors A and B. Let these two vectors represent two adjacent sides of parallelogram. We construct a parallelogram. Vector addition is commutative, just like addition of real number. Commutative property A plus B is equals to B plus A. To head to tail rule, yield vector R for both A plus B and B plus A. यहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर्टी शो की गई है जिसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन का नाम देते हैं। हम कहते हैं कि दो वेक्टर्स
अगर उनको आपस में कंबाइन किया जा रहा है और दूसरे दो वेक्टर्स जो उन्हीं के एडजेसेंट मौजूद हैं उन दोनों को कंबाइन किया जाएगा तो उनका रिजल्टेंट जो होगा वो सेम होगा। जैसा कि यहाँ पे दो वेक्टर्स को शो किया गया है, ए और बी, और ए और बी को हेड टू टेल रूल के जरिए कंबाइन किया गया, प्लस दूसरी तरफ हमने बी और ए को कंबाइन किया यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ द रूल ऑफ हेड टू टेल रूल। और बी और ए को जब हमने कंबाइन किया तो आपके पास जो रिजल्टेंट आया ए प्लस बी और बी प्लस ए का, वो आपके पास सेम था जो कि रिजल्टेंट वेक्टर था। और आपके पास एक पैरेललोग्राम की सूरत में आपके पास यहाँ पे एक डायग्राम मौजूद बन गई, और उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है यानी सेंट्रल लाइन है वो ए प्लस बी और बी प्लस ए की एडिशन को शो कर रही है, और दोनों का जो रिजल्टेंट है वो सेम लाइन है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है वेक्टर की वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ पे आपके पास एक और प्रॉपर्टी शो की गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही है ये आपके पास, ठीक है, जहाँ पे एक से ज्यादा या दो से ज्यादा वेक्टर यूज किए गए हैं जो कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू आर और a प्लस सी प्लस बी इज इक्वल्स टू आर को शो कर रहे हैं। यानी कि हम कैसे, या फिर c प्लस बी प्लस ए इज इक्वल्स टू आर को शो कर रहे हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपके पास अगर हम इन तीनों वेक्टर्स को किसी भी तरह से a प्लस बी प्लस सी करें या b प्लस ए प्लस सी करें या c प्लस बी प्लस ए करें, तमाम के तमाम एडिशन का जो रिजल्टेंट होगा वो यही सेंट्रल लाइन r होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये भी आपके पास एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन है। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर और स्केलर, किसी भी वेक्टर को अगर किसी भी नंबर या स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाए। लेट a is a given vector and n is a number, then n multiplied by a is equals to na, a vector quantity. Follow are the different possibilities. When a vector is multiplied by a positive number, then only its magnitude change. But if it is multiplied by a negative number, its magnitude as well its direction also change. हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया जाए किसी भी स्केलर क्वांटिटी से, तो वहां पर दो तरह के चेंज आ सकते हैं, या तो उसकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा, या उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर क्वांटिटी से, तो वो पॉजिटिव नंबर इफेक्ट करेगा उस वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड पे। उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, जिस डायरेक्शन के अंदर शो किया गया है उसी डायरेक्शन में रहेगा। लेकिन अगर वही स्केलर क्वांटिटी आपके पास नेगेटिव वैल्यू है, मिसाल के तौर पे -2, -3, -4 एंड सो ऑन, अगर उस नेगेटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड से, तो आपके पास उस वेक्टर क्वांटिटी का ना ही सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा बल्कि साथ साथ उसका डायरेक्शन भी उस वेक्टर की चेंज हो जाएगी। Thank you, student. If you feel any problem or if you have any query, then you can ask me on my WhatsApp number or through Google Classroom. Thank you again.